कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टॉपिक पर डिस्कस किया था। आज हम लोग नया टॉपिक टेकअप कर रहे हैं, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रीएम्बल। समझ रहे हैं? क्लियर? ये टॉपिक हो चुका था पहले। तो ये टॉपिक तो पहले कराया था मैंने। नहीं सर। नहीं। तो पिछला क्लास में हम लोगों ने क्या टॉपिक कराया था? संविधान। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कराया था, संविधानवाद। याद है आपको? यस। तो संविधानवाद का मतलब क्या होता है बताया जाए। संविधानवाद का मतलब हुआ वह विचारधारा जो अपेक्षा करता है देश का शासन संविधान के अनुसार चले, है कि नहीं। जैसे आप देखो स्टेट को, डेटा पॉइंट, स्टेट को या सोसाइटी को ही बोल लो, ज्यादा अच्छा है। सोसाइटी को हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं, स्टेट सोसाइटी और स्टेटलेस सोसाइटी। समझ रहे? क्लियर है? स्टेट सोसाइटी किसको कहते हैं? जिसको कहते हैं जिसमें राज्य होता है उसको स्टेट सोसाइटी कहते हैं। और जिसको राज्य, जिसमें राज्य नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? स्टेटलेस सोसाइटी कहते हैं। अभी याद होगा आप लोग को कि पिछले दिनों रोहिंग्या वाला प्रकरण चल रहा था ना। तो रोहिंग्या लोग जो कई बांग्लादेश से भारत वगैरह आ रहे थे, तो इनको बसाने के लिए या हटाने के लिए बहुत सारी बातें हो रही थी। तो उसमें जो ओवैसी, एक जो हैदराबाद के सांसद, उन्होंने रोहिंग्या क्या बोला, ये स्टेटलेस सोसाइटी है। स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सोसाइटी जिसमें क्या है, मतलब राज्य नहीं है। आपको मैं बताया था ना, राज्य के चार चीज होते हैं। क्या क्या चीज होते हैं? पहले तो उसका क्या होना चाहिए? निश्चित टेरिटरी होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन होना चाहिए। तीसरा क्या होता है? गवर्नमेंट होना चाहिए। और चौथा क्या है? सॉवरनिटी होना चाहिए। समझ? ये चार चीज होना चाहिए। क्लियर है? चार मतलब छह: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। भारत में भी देखा जाए कि भारत 1947 के पहले राष्ट्र राज्य नहीं था, राष्ट्र नहीं बना था, क्योंकि संप्रभुता नहीं थी। जबकि भूभाग था, जनसंख्या भी था, सरकार भी थी, लेकिन चूंकि संप्रभुता नहीं था इसलिए वो, तो बहुत सारे सोसाइटी आज भी ऐसे हैं जिनमें राज्य नहीं है। लेकिन जो राज्य है वहां पर आप देखते हो, अब इसका संविधान दो, इसका शासन दो तरीका से चल सकता है स्टेट का, विद कॉन्स्टिट्यूशन और विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। एक हो सकता है रूल ऑफ थंब से चले, समझ रहे हैं, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन से चले। तो जैसा इतना विशाल व्यवस्था रूल ऑफ थंब से तो चल नहीं सकता है, इसलिए हर जगह क्या है 6 तारीख में कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ रहे? या बहुत जगह कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन का व्यवस्था तो जरूर बना हुआ है। जैसे इंग्लैंड में क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब हुआ वह विचारधारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास, आस्था रखने की अपेक्षा करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसके हिसाब से सरकार चलती है। क्लियर है? तो कई दफा आप इसमें देखते होंगे कि संविधान है लेकिन संविधानवाद घसक जाता है, और कई दफा ऐसा देखते हो कि संविधानवाद है लेकिन संविधान नहीं बना है। जैसे इंग्लैंड इसका सबसे एग्जाम्पल है कि इंग्लैंड में संविधानवाद है लेकिन संविधान, रिटन संविधान नहीं है। और कई दफा आप देखते हो जैसे पाकिस्तान में देखो, हो सकता है संविधान हो लेकिन संविधानवाद नहीं है। तो हमें कई दफा उपेक्षा देखने को मिलता है। क्लियर है? भारत में संविधानवाद का जो व्यवस्था है वो वर्चुअली गांधी के मूल्यों पर आधारित है। इसके अलावा लिबरल थॉट पर आधारित है। जैसे आप देखो दो तरह की विचारधारा है, जो पश्चिमी देशों में लिबरल विचारधारा है, और जो इधर देखते हैं वामपंथी देश जितने भी हैं वहां पर मार्क्सिस्ट विचारधारा है। तो जहाँ मार्क्सिस्ट विचारधारा है वहाँ राज्य की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, और जहाँ लिबरल विचारधारा है वहाँ बाजार की, राज्य की भूमिका कम होती है और नागरिक स्वतंत्रता अधिक होता है। इस प्रकार आप देखते हो कि आज विश्व में हर जगह संविधान है और संविधानवाद पर चर्चा होती है। अभी हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं, मैंने पिछले क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि प्रोविजन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर, इन दोनों में क्या फर्क है। प्रोविजन का मतलब हुआ कि भारतीय संविधान में जिन जिन चीजों की व्यवस्था की गई है
वह प्रोविजन हो गया, जैसे इसका एक प्रियम्बल है तो इसका एक प्रोविजन हो गया। फिर उसमें 12-22 भाग या 25 भाग बोलते हैं, 12 अनुसूचियां, ये सब क्या हो गया, ये प्रोविजन हो गया। और प्रोविजन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, समझ रहे हैं, यहाँ संसदीय लोकतंत्र का व्यवस्था किया गया वगैरह वगैरह। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोग आज इसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे हैं ना, ये जो है मतलब क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करें। जैसे देखिए अभी हम लोग का टॉपिक है भारतीय संविधान क्या है। मैं आपको बताऊं कि भारतीय संविधान जो है विश्व का एकदम अलग संविधान है, समझ रहे हैं। जैसे संरचना और आत्मा दोनों रूपों में एकदम बिल्कुल यूनिक है, समझ रहे कि नहीं, इट इज यूनिक इन बोथ स्ट्रक्चर एंड स्पिरिट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गेटिंग अ पॉइंट, समझ में आया कि नहीं। यह विभिन्न संविधानों से प्रेरित देश के संविधान से नहीं लिया गया है, बल्कि विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, फिर ब्रिटेन का संविधान का, अमेरिका का, आयरलैंड का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, जर्मनी का, सोवियत संघ का, फ्रांस का, साउथ अफ्रीका का और जापान का संविधान का, इसमें इंस्पिरेशन लिया गया है और बहुत सारे प्रावधान वहां से अपनाए गए। क्लियर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था आपको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह बहुत मतलब भारत का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सत्ता का स्रोत है, भारत के नागरिकों का जो स्वतंत्रता है, समझ रहे हैं, उसका गारंटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। एक तरफ सरकार की मर्यादा निर्धारित करता है, वह दूसरा नागरिकों का अधिकार निर्धारित करता है, समझ। तो भारतीय संविधान के बारे में बहुत सारे व्याख्या किया जा सकता है। क्लियर है। तो मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान बिल्कुल अलग टाइप का है, कुछ मायने में विशिष्ट है, अलग है, अनयूनिक है, संरचना में भी और स्वरूप में भी, समझ रहे हैं। ये मैंने भी आपको बताया। और किन किन देशों से प्रेरित होकर बनाया गया है ये भी मैंने भी आपको बताया। तो भारतीय संविधान का क्या क्या फीचर्स है, अभी हम लोग उसी का देखते हैं। फीचर्स का मतलब क्या हो, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मूल्यों से अपराध, क्या क्या खास बात इसमें है, समझ। सबसे पहला क्या, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लैंग्वेज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे हैं। दूसरा क्या हुआ, यह विभिन्न स्रोतों से प्रेरित है, इंस्पायर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, जो भी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। इसमें मैंने क्या बताया, इट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें लोचकता भी है और आलोचकता भी है। आलोचकता मतलब कठोरता भी बोल सकते हैं, दृढ़ता भी है, दोनों का सम्मिश्रण है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उनको आप सरलता से बदल सकते हैं, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसको आप संशोधित नहीं कर सकते। तो जैसे में मूल ढांचा का संशोधित नहीं कर सकते, यह हो गया उसका दृढ़ता, और उसके अधिकांश प्रावधानों को हम चेंज कर सकते हैं, वो लोचकता। तो इसमें आप क्या देखते हैं, लोचकता भी है और दृढ़ता भी है। फिर क्या है, एकात्मक लक्षण वाले संघीय प्रणाली है, इट इज फेडरल सिस्टम यूनिटरी फीचर। इस पर बड़ी डिबेट चलते रहता है, आप आए दिन देखते रहते होंगे, कोर्ट कचहरी सुप्रीम कोर्ट में बहुत तरह का विवाद आते रहता है। जैसे कि आपको पता है कि भारत में केंद्र और राज्य के विवाद को सुलझाने का जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट को है। तो इस परिस्थिति में बहुत सारे केस होते रहते हैं और उस परिप्रेक्ष्य में चर्चा होते रहता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था एक्चुअली है कैसा, हमारे यह बेसिकली जिसे कहते हैं आर्टिकल 1, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ, राज्यों का संघ हुआ। अब जो राज्यों का जो संघ बोलते हैं, हिंदी में तो साफ लगता है, अंग्रेजी में कंफ्यूजन कर देता है। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या, इट इज नॉट फेडरेशन। फेडरेशन और यूनियन में फर्क होता है, समझ रहे हैं। ये यूनियन है क्योंकि ये मतलब राज्यों की सहमति से नहीं बना, राज्यों की इच्छा से नहीं बना, राज्य भारत के अभिन्न अंग है और उन्हें भारत से अलग होने का अधिकार भी नहीं। इसमें संघीय विशेषता एक तरफ और दूसरी तरफ एकात्मक विशेषता भी है, और कुछ मायने में एकात्मक व्यवस्था हावी है संघीय व्यवस्था पर, समझ रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट।
इसके बाद आप क्या देखते हो कि इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट का व्यवस्था लिया गया, यानी मंत्रीय जवाबदेहिता का सिद्धांत है। विभाग मंत्रालय जो भी काम करे उसकी जिम्मेवारी कौन लेते हैं? मंत्री लेते हैं, समझ रहे हैं। वह मंत्री जो होते हैं संसद के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होते हैं, सामूहिक जवाबदेहिता का सिद्धांत होता है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ही होता है मंत्रीय जवाबदेहिता का सिद्धांत, समझ रहे हैं? यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है, और इसके विविध अमेरिका में क्या है आपका प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग समझ रहे हैं क्या क्या कहते हैं आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें पार्लियामेंट्री सवर्निटी और जुडिशियल सुपरमेसी के बीच में मतलब संसदों का ब्लेंड है। मतलब इंडिया में पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, यहाँ संप्रभुता किसको दिया गया है? यहाँ पॉपुलर सॉवर्निटी है। और पॉपुलर सॉवर्निटी का मतलब क्या हुआ? यहाँ संप्रभुता जो है वह जनता में निहित है, जनता में संप्रभुता दिया है। इंग्लैंड में संप्रभुता किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। और अमेरिका में संप्रभुता जनता को दिया गया है, लेकिन बहुत मायने में संसद को विशेष अधिकार दिया गया है, संप्रभुता मिला हुआ है। लेकिन उधर दूसरे तरफ जुडिशियल को भी सुपरमेसी दिया गया है। तो इन दोनों का ब्लेंड है, समझ रहे हैं। जैसे भी आपने देखा होगा बहुत सारे मामले होते हैं जिसमें मतलब क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो सिंगल मैरिज जो क्या कहते हैं समलैंगिक विवाह के बारे में सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इस संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। कोर्ट इसमें व्याख्या केवल कर सकती है, प्रावधान बना नहीं सकती, बनाने का अधिकार संसद को है। क्लियर है। तो कुछ मायने जिस निर्माण का उसको इसमें प्रेरोगेटिव, लेकिन फिर जहाँ केंद्र राज्य और बहुत सा फंडामेंटल राइट्स इत्यादि से संबंधित बहुत सारे इश्यूज है, उसमें जुडिशरी को सुपरमेसी दिया गया है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। इनफैक्ट जितने भी लोकतांत्रिक देश है उसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। न्यायपालिका सरकार, विधायिका इत्यादि के प्रभाव से मुक्त होता है। क्लियर है। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो ये दोनों का यहाँ पर कुछ मायने में सुप्रीम जुडिशरी को सुपरमेसी है, इंडिपेंडेंस है। वहीं दूसरे तरफ कुछ मामले में पार्लियामेंट को कुछ विशेषाधिकार मिला हुआ है, सॉवर्निटी मिला हुआ है। लेकिन जहां तक पॉपुलर सॉवर्निटी का सवाल है, यहाँ तक अल्टीमेट सॉवर्निटी का बात है, वो जनता में। फिर आप देखते हो यहाँ की न्यायपालिका कैसा है, इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ही हो गया कि वर्चुअली वह सरकार के प्रभाव से मुक्त है। और इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों कार्यात्मक रूप से एक दूसरे से चले हुए। तो ये दिस इज बेसिकली इंटीग्रेटेड हुआ, समझते? दिस इज इंटीग्रेटेड। क्लियर है। तो ये इंटीग्रेटेड हो गया। और ये जो लेजिस्लेचर हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ और जुडिशरी हुआ, तो माइनस बता रहा है कि ये दोनों अलग है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है, इसका मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो जुड़ा हुआ है, लेकिन जुडिशरी क्या इंडिपेंडेंट। क्लियर है। इसके अलावा और क्या देखते हो, यहाँ फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया गया है जो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। उसी प्रकार भारत में डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ये प्रावधान किया गया जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो भारत में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है जो रूस के संविधान से लिया गया, समझ रहे। उसके बाद आप देखते हो भारत में पंथ निरपेक्षता है, ये इंडिया में ये 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। यह भी 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया, यानी पहले वाले संविधान में नहीं था, मूल संविधान तो बाद में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता शब्द मैंने बता, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होगा, और राज्य सभी पंथों को, धर्मों को समान तरजीह देगा। पंथ और धर्म में क्या फर्क होता है पता है आपको? पंथ का अंग्रेजी होता है सेक्ट और धर्म का अंग्रेजी होता है रिलीजन। तो इसका मतलब क्या, एक धर्म के अंदर में बहुत सारा सेक्ट होता है। जैसे आप देखते होंगे क्रिश्चियन में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो सेक्ट हुआ, मुस्लिम में भी, इस्लाम में भी देखते होंगे मतलब सूफी और शिया, शिया और सुन्नी, ये दो पंथ हुए। सिख में भी देखते होंगे अकाली और निरंकारी दो सेक्ट हुआ। हम लोग यहाँ भी बहुत सारे
मतलब कहते आर्यन है, कोई लोग बहुत सारे शिव भक्त हैं, सब अपना अपना मानते हैं, कोई आज समाजी है, तो ये सब सेक्ट हुआ। तो भारत का अपना कोई सेक्ट नहीं होगा, और भारत जो है सभी सेक्टों को समान रूप से समझे जी देगा, लेकिन साथ में वह इस पर अंकुश रखेगा, धार्मिक कट्टरता पर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसके अलावा भारत में वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, यानी कि हर 18 वर्ष भारत के नागरिक है, उन्हें मतदान का अधिकार दिया गया है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये भी मैंने 11-12 विषय भी आपको बतलाया जो भारतीय संविधान के हैं, समझ रहे हैं, जिसमें पहला स्वरूप बतलाया सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, और सबसे नीचे बताया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक और एक सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या हुआ, यहाँ एकल नागरिकता है। समझ रहे? वैसे जम्मू कश्मीर में बेसिकली नागरिकता नहीं, निवासी संबंधी प्रावधान था, समझ रहे हैं, लेकिन अब वो भी लगता है खत्म ही हो गया। मतलब भारत में एकल नागरिकता है। इसके अलावा क्या है, स्वतंत्र कई स्वतंत्र संवैधानिक निकाय हैं, जैसे यूपीएससी को ले लीजिए, जैसे इलेक्शन कमीशन को ले लीजिए, जैसे सीएजी को ले लीजिए, ये सब क्या है, सब आपके संवैधानिक निकाय थे। इसके अलावा भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। 352 से 360 के बीच में आप देखते हो 3 प्रकार का, मतलब कह सकते हो आपात का प्रावधान है, राष्ट्रीय आपात, समग्र संवैधानिक आपात और वित्तीय आपात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा एक और यहाँ क्या देखते हैं आप, त्रिस्तरीय सरकार है। पहले द्विस्तरीय था, अब त्रिस्तरीय हो गया। जैसे केंद्र स्तर पर सरकार केंद्र सरकार हो गया, केंद्र सरकार सेंट्रल लेवल पर हो गया, फिर प्रांतीय सरकार हो गया जो प्रांत स्तर पर काम करता है, और आप देख रहे हो स्थानीय सरकार भी, स्थानीय शासन भी है, पंचायती राज हुआ। ये बटा हुआ 2 भागों में, यूएलबी एंड पीआरआई, पंचायती राज संस्था और अर्बन लोकल बॉडी। इस तरह से त्रिस्तरीय व्यवस्था भारत में बना है। पहले द्विस्तरीय था, त्रिस्तरीय 73वां और 74वां संविधान संशोधन के आगमन के बाद से त्रिस्तरीय स्वरूप ले लिया। तो ये भी मैंने आपको बताया भारतीय संविधान के विशेषताएं। विशेषताएं का मतलब जो फीचर्स है, जो इम्पोर्टेंट खासियत है, जो भारतीय संविधान को दूसरे संविधानों से मायने में अलग करता है। एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन अगर आपको है तो कुछ पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हाँ बोलिए। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये देखते हैं बाहर, चलिए ये जो है प्रोविजन, प्रोविजन क्या क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैं आपको बताया प्रोविजन और फीचर्स दोनों देख के ऐसा लगता है, फिर भी कुछ मैंने यहाँ अलग करने की कोशिश किया। तो क्या क्या प्रोविजन से बताया जाए। सबसे पहला प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स हो गया। दूसरा मतलब ये एक्सेट्रा भी और भी हो सकता है, मतलब ये कुछ लिस्ट किया दिखलाने के लिए आपको। दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति सिद्धांत हो गए। फिर तीसरा क्या हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, मौलिक अधिकार। इन तीनों मिलकर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इसमें प्रस्तावना जोड़ दीजिए तो 4 चीज होता है। ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, वैल्यू प्रीमाइसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो चारों मिल जाते हैं ना, समझ रहे हैं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएस और मौलिक कर्तव्य, चारों को जोड़ देंगे। विशेष कुछ प्रावधान किए गए हैं अंत में, जैसा आप देखते होंगे कि लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ विशेष प्रोविजन, तो वो सब जो सब कुछ विशेष प्रावधान को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू प्रीमाइसेज है। और संविधान में जितने शेष भाग है उसमें उन सबको प्राप्त करने की तरीका कैसे प्राप्त किया गया है वो दर्शाया गया। फिर आप देखते हो केंद्र राज्य संबंध, आप देखते हो कौन सा अनुसूची है जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध को डील करता है, कुछ आइडिया है आपको? 7वें अनुसूची में ना है केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है, समझे, जिसमें अनुच्छेद 246 है। जैसे 246 में केंद्र यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजन किया गया था। जो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का खुलासा करते हैं। इसके अलावा और क्या है बताया जाए, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। फिर लोक सेवा और लोक सेवा आयोग है, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक आपको इसका प्रावधान किया गया है।
समझ रहे। फिर जनजातीय प्रशासन है, जनजातीय प्रशासन में देखते होंगे 234 से 237 तक या 236 तक होगा, जनजातीय प्रशासन का प्रावधान किया गया है। फिर आपातकाल का प्रावधान किया गया है। आपातकाल में आपको मैंने बताया आपको जो नहीं 234 ने 330, 332, 334, 332 ये सब में है अनुसूचित जाति जनजाति सबका, समझ रहे, जनजातीय प्रशासन का। फिर आप 244 होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 244 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जाति के। फिर इमरजेंसी प्रोविजन जो भी बतला रहा 352 से 360 तक, अभी थोड़ी देर पहले बताया। फिर एक प्रस्तावना है और निर्दिष्ट मूल्य, उसमें बहुत सारे मूल्य निर्धारित किए गए हैं, जैसे समता, स्वतंत्रता वगैरह वगैरह। फिर संविधान का संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में निर्धारित कर दिया गया है, अनुच्छेद 356 में 300 किसमें किया गया, बता सकते संविधान संशोधन का? हेलो, जानकारी है कुछ? यस आर्टिकल में है संविधान संशोधन का प्रावधान, ये संविधान को संशोधन किया जा सकता है, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का ये व्याख्या किया गया। सर आर्टिकल 368 में 360, वेरी नाइस, समझ रहे हो, दिस इज द बेस्ट पॉइंट। फिर आप देखते हो स्थानीय शासन का प्रावधान किया गया है, जिसमें 243 से शुरू होता है, उसमें 243 ओ है जो दो पंचायती राज का है। फिर पी से शुरू होता है जो आपका जेड जीत जाता है। फिर भी आप देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रावधान किया गया। ये सब मतलब भारतीय संविधान में विभिन्न चीजों के लिए प्रावधान, उसका उल्लेख। और निर्वाचन तंत्र है, 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। फिर राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान, इस सब के बारे में आपको देखना है, समझ रहे हैं। ये भारतीय संविधान क्या हुआ में, भारतीय संविधान में प्रावधान में, और वो क्या था, भारतीय संविधान की विशेषताएं थी। तो प्रावधान और विशेषता थोड़ा सा अंतर आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे चीज उसको हमने यहाँ स्पेसिफाई किया, जनजातीय प्रशासन के बारे में, लोक सेवा आयोग के बारे में, समझ रहे, थोड़ा अलग हो जाता है इससे, ठीक है ना। वैसे तो संविधान के प्रस्ताव में ये विशेषता में आप जो चाहे तो डाल सकते हैं, क्योंकि वो सब उसका विशेषता ही है। प्रस्तावना को भी बोल देंगे तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से उसमें भी आ जाएगी प्रस्तावना, ये भारतीय संविधान की विशेषता, समझ रहे। इन सब को विशेषता में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये जितना भी मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। जैसे निर्वाचन तंत्र नहीं, एकीकृत निर्वाचन तंत्र। एकीकृत निर्वाचन तंत्र का मतलब क्या हुआ, एक ही चुनाव आयोग है जो संसद का, लोक विधानसभा का चुनाव ऑर्गेनाइज करता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव ऑर्गेनाइज करता है। सब लोकल जो बॉडी के लिए अलग से निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया, समझ रहे थे इस तरह से, क्लियर। सर जैसे आपने बोला भारतीय संविधान में लोचकता आलोचकता दोनों का सम्मिश्रण है, तो लोचकता के लिए यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया कर निर्धारित किया गया है कि संविधान को कैसे संशोधित किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, हमारे कि नहीं समझ। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट, क्लियर है। तो ये चीज आपको गौरतलब है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अभी हम लोग थोड़ा और देखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि भारतीय संविधान के तीन कुछ वैल्यू प्रीमाइसेस, भारतीय प्रशासन के वैल्यू प्रीमाइसेस, तो वैल्यू प्रीमाइसेस में कॉन्स्टिट्यूशन में जो तीन चीज ऊपर लिखे हुए वो सब वैल्यू प्रीमाइसेस है। और फैक्ट जो है जो बाद में, जैसे आप देखते होंगे संविधान पे भाग 1 से लेकर भाग 4A तक आपको देखिएगा, समझ रहे हैं, विभिन्न प्रावधान वैल्यू एस्पेक्ट है। तो भाग 5 से लेकर उसमें जितने हैं सब जो है उसको कैसे प्राप्त करना है, उसके तौर तरीके हैं जिसको फैक्ट कर सकते हैं। तो उसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया, इसको प्राप्त करने का तरीका बताया गया। भारत संघीय व्यवस्था मतलब कह सकते हैं, मतलब संविधान नागरिकों को मतलब कह सकते हो गणराज्य व्यवस्था देता है। तो गणराज्य व्यवस्था भारत में कैसे, वह भाग 5 और उसमें अलग विभिन्न प्रावधानों से स्पष्ट होता है। तो इसी चीज का यहाँ पर चीज की व्याख्या किया गया। तभी हम लोग देखते हैं प्रियम्बल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रियम्बल जो है ना, इस पर भी पीएससी यूपीएससी में खूब क्वेश्चन आता है, प्रियम्बल के बारे में आता है कि नहीं आता है।
समझ रहे हैं। प्रियम्बल का हिंदी क्या होता है? प्रस्तावना। भारतीय संविधान, संविधान का प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी किताब खोलते होगे, उसका जो आमुख होता है ना, जो पहला पेज होता है, जो इसमें कुछ लिखा खास रहता है, निचोड़, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रस्ताव, प्रस्ताव कहते हैं या प्रस्तावना कहते हैं। उसी प्रकार भारतीय संविधान का भी जो पहला जो हुआ, उसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। अगर आपको पूरे संविधान को पढ़ने का जरूरत नहीं है, इच्छा नहीं है, केवल प्रस्तावना को ही पढ़ लीजिएगा, तो आपको भारतीय संविधान का सारांश पता लग जाएगा। भारतीय संविधान में क्या खासियत है वो पता लगेगा, है कि नहीं। इसी तरह जैसे आप देखते हो बहुत सारा आर्टिकल वगैरह रहता है, तो आर्टिकल के ऊपर थोड़ा सा 4-5 शब्दों में उसका लिखा रहता है, ताकि आप एडिटोरियल में भी देखते हो, पूरा आर्टिकल पढ़ने का मन नहीं, कम से कम उसी को पढ़ दिया तो आइडिया लगे कि इसमें क्या हो सकता है। उसी प्रकार भारतीय संविधान में उसका जो मुखौटा है, प्रियम्बल कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्या चीज को रिफ्लेक्ट करता है? ये भारत के लोगों के आस्पिरेशन और एक्सपेक्टेशन को रिफ्लेक्ट करता है। आस्पिरेशन मतलब आकांक्षा, एक्सपेक्टेशन मतलब प्रत्याशा। आकांक्षा और प्रत्याशा को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। यह भारत के लोगों का आकांक्षा और अपेक्षा, अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है। समझ रहे हैं? उसमें आपको मिल जाता है, रिफ्लेक्शन मिल जाता है। समझ रहे हैं? आपको मैं बतला दूं, विश्व में अधिकांश देशों का अपना संविधान, संविधान अधिकांश संविधान में प्रस्तावना है, लेकिन सबसे पहला शुरुआत किसके द्वारा किया गया? अमेरिकन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टू बिगिन विथ प्रियम्बल। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? और अधिकांश मैक्सिमम देशों का प्रियम्बल में, संविधान में प्रियम्बल है। प्रियम्बल का मतलब क्या हुआ? इंट्रोडक्शन और प्रीफेस। समझ रहे? इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? परिचय बोल सकते हो, या प्रस्ताव बोल सकते हो, आमुख बोल सकते हो, जो शुरू में रहते हैं आमुख, वो हो गया। समझ रहे? तो ये भारतीय संविधान का परिचय है, प्रस्ताव ये आमुख है। इसमें क्या है? संविधान का सार है। संविधान का मिलेगा, सारांश मिल जाएगा। संविधान का आपको सारांश, सार मिल जाएगा, सारांश मिल जाएगा, निचोड़ मिल जाएगा, निचोड़, इसे निचोड़ मिल जाएगा। समझ रहे हैं? पालकी वाला जो एक संविधान विशेषज्ञ है, इन्हें पालकी वाला, वो क्या बोलते हैं? ये संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, परिचय पत्र है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भारतीय संविधान का जहां तक सवाल है, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वह किस पर आधारित है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में दिया था, उसी पर आधारित है। यानी जो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य का प्रस्ताव पारित रखा, उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था, और उसमें जो चीज भारत के भावी भावी भारत के शासन संबंधी कहा था, उसी को ध्यान में रखकर संविधान का प्रस्तावना बनाया गया। हालांकि इसमें 42वां संविधान संशोधन द्वारा कुछ संशोधन भी किया गया है, और 3 चीजों को जोड़ा गया है। क्या क्या चीज को जोड़ा गया है? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ये 3 चीज को जोड़ा गया है। सोशलिस्ट मतलब हो गया समाजवादी, सेकुलर मतलब हो गया पंथ निरपेक्षता, और इंटेग्रिटी का मतलब हो गया अखंडता। ये 3 चीजों को 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया। क्लियर है? क्लियर है? तो मेन आधारित है उद्देश्य प्रस्तावना। उद्देश्य में मतलब जो उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था जवाहरलाल नेहरू, और उसमें 42वां संविधान संशोधन से कुछ प्रभावित एस्पेक्ट को जोड़ा गया। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब हम लोग Yes, sir. इस पर कई दफा बात होती है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना उसका भाग है अथवा नहीं, है कि नहीं? तो इसका नक्सल में क्या बोल सकते? भाग है कि नहीं? मतलब जैसे, लेकिन इस पर बहुत कोर्ट कचहरी हुआ है। जैसे बेरू यूनियन केस जो हुआ था 1960 में, उसमें बोला गया कि ये भारतीय संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ, और LIC ऑफ इंडिया 90 का केस हुआ था 1995 में, इसमें अल्टीमेटली कहा गया कि ये क्या है? भारतीय संविधान का भाग है। ये कई दफा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, उसमें पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना भाग है अथवा नहीं, तो ये या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो उसके लिए है। क्लियर है? लेकिन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट, इट इज नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, ये विधायिका का शक्ति का स्रोत नहीं है, और नॉर ए प्रोविजन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, और न ही यह उनके शक्ति पर किसी प्रकार का अंकुश है। ये नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब क्या हुआ कि इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते लागू करवाने के लिए, समझ रहे? इट कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट, मतलब क्या है, इसमें संशोधन कर सकते हैं और सत्य की जो मूल ढांचा है वह प्रभावित ना होने पाए, है कि नहीं? मूल ढांचा के बारे में तो आप जानते हो, केशवानंद भारती केस में पॉइंट आउट किया गया है, और मूल ढांचा में क्या होता है इसका कोई संविधान द्वारा उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि विभिन्न न्यायिक निर्णय द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई करके बतलाया है ये मूल ढांचा है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं? अभी तक इसमें एक ही दफा संशोधन हुआ है, वो कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन में, समझ रहे हैं? और इसमें 3 शब्द जो आपको मैंने बतलाया, समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्षता शब्द और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। अभी तक एक ही बार जोड़ा गया है, हो सकता है अगला बार कभी संविधान संशोधन हो, लेकिन अभी तो फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा है। पंथ निरपेक्षता, सेकुलर को हम लोग बोलते हैं पंथ निरपेक्षता। और ये जो हुआ अखंडता, अखंडता का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि देश की अखंडता और एकता, अखंडता मतलब उसको आप तोड़ नहीं सकते, और इट कैन नॉट बी मतलब ब्रोकन, दिस इज द बेसिक पॉइंट, ये ब्रेक नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। अब ये देखते हैं, अब आप लोग में से कितने लोग हैं जिनको भारतीय संविधान का प्रस्तावना याद है? मैं अक्सर देखता हूँ कि भारत में संविधान है, प्रस्तावना है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को पता नहीं रहता है। यहाँ मंत्री, सांसद, आईएएस अधिकारी किसी से पूछे तो हो सकता है बहुत लोग नहीं बतला पाए, और उनसे उम्मीद कर, मतलब सब लोग जाने को उम्मीद करना भी पूरी तरह उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी एज बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, समझ रहे हैं, आपको ये चीज आना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उनको तो संविधान का प्रस्तावना तो होना चाहिए। मैं बोलता हूँ प्रस्तावना अगर आप रट सक, आपको याद है तो इससे 3 चीज प्रूव होता है। सबसे पहला तो चीज प्रूव होता है कि आप एक भारत के सही नागरिक हो। दूसरा चीज प्रूव होता है कि आप में रटने की जबरदस्त क्षमता, अगर आप इतना चीज रट सकते हो तो आगे भी आप रट उठ सकते हो, और सिविल सर्विस में रटाफिकेशन का अच्छा गुंजाइश रहता है। तो जो स्टूडेंट रट सकते हैं थोड़ा, उनके मार्क्स अक्सर अच्छा देखे जाते हैं, समझ रहे हैं? तो ये रटने वाला क्वालिटी आपको दर्शाता है। और तीसरा चीज जो है वो दर्शाता है कि वर्चुअली से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसको आप टेकअप कर सकते हैं। जैसे इस पर कई ऑर्डर पर क्वेश्चन आता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस पर क्वेश्चन आता है कि इसका ऑर्डर क्या है। फिर क्वेश्चन आता है कौन, जस्टिस का मतलब क्या हुआ, लिबर्टी का मतलब क्या हुआ, इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या हुआ। फिर उसके बाद आता है कहाँ से लिया गया, वो पूछता है। तो ये सब चीज जो है ना आपको फायदा करेगा, अगर आप प्रियम्बल रट लेते हैं तो ये सब चीज में क्वेश्चन अगर आता है तो आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है ना? जैसे आप जैसे कहते हैं सबका अलग अलग चीज हो सकता है। जैसे बोलते संप्रभुता का मतलब क्या हुआ, संप्रभुता का मतलब क्या हुआ, यहाँ संप्रभुता जनता में नहीं थे। समाजवादी का मतलब क्या हुआ, समाजवाद का भारत संविधान में कहीं कोई परिभाषा नहीं है, ये छोड़ दिया गया है, मतलब नीति निर्माता को तय करने के लिए। समाजवादी शब्द जोड़ जरूर दिया गया, लेकिन समाजवाद का कोई परिभाषा नहीं दिया गया। मतलब आप कह सकते हो लोकतांत्रिक मूल्यों पर सामाजिक न्याय की स्थापना को आप बोल सकते हो समाजवाद, समझ रहे हैं कि नहीं? लोकतांत्रिक तर्ज पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर। सेकुलर का मतलब तो थोड़ा देर पहले बतला रहा था कि आप राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, पंथ नहीं होगा, और वह सभी धर्मों को समान तहजीह देगा। लोकतांत्रिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ जो होगा सरकार चुनी हुई होगी, मतलब जनता का द्वारा, जनता के लिए, जनता का हमारे शासन होगा। समझ, दिस इज द बेसिक पॉइंट। डेमोक्रेसी फॉर पीपुल, बाय पीपुल, ऑफ पीपुल वाला कहते हैं। और रिपब्लिक का मतलब क्या होगा, यहाँ का जो राष्ट्र का जो प्रधान होगा वो क्या होगा, निर्वाचित होगा। तो जैसे भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, क्लियर है? तो सब पर अलग अलग भी क्वेश्चन बनते हैं, सबका अलग अलग मतलब भी है।
तो ये दर्शाता है भारतीय संविधान, ये भारतीय प्रशासन या सरकार शासन का स्वरूप कैसा होगा, और क्या ये स्वरूप क्या होगा, और क्या चीज इंटेल करेगा, क्या चीज प्राप्त कर देगा, किस चीज की गारंटी देगा। तो गारंटी देगा, जस्टिस की गारंटी देगा, लिबर्टी गारंटी देगा, इक्वालिटी गारंटी देगा, और फ्रेटर्निटी गारंटी देगा। जस्टिस का मतलब न्याय, इसका मतलब न्याय हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समझ रहे। ये इसका मतलब क्या हो गया, समानता हो गया, समता या समानता। और इसका मतलब क्या हुआ, बंधुता हो गया, समझ रहे, फ्रेटर्निटी, समभाव, भाईचारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो जैसे होता है ना, जैसे यहाँ इसी में जोड़ा गया इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। फ्रेटर्निटी एक ऐसा भाईचारा जो व्यक्ति के सीमा का सम्मान करेगा और देश की अखंडता एकता को सुनिश्चित करेगा, समझ रहे। और इक्वालिटी में किस तरह का है, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, और सभी को प्रोत्साहन का समान अवसर मिलेगा। और ये लिबर्टी का मतलब आपके विचार में, आपके व्यक्ति में, विश्वास में, पूजा पाठ में आपको स्वतंत्रता है, जो धर्म को चाहे माने, जैसा विश्वास रखना चाहे रखे, कोई दिक्कत नहीं। और लिबर्टी का मतलब, या जस्टिस का मतलब सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सोशल जस्टिस जैसे आप देखते हो कि आज के तारीख में पॉलिटिकल जस्टिस जो राजनीतिक व्यवस्था में निर्धारित किया गया, सांसद, विधानसभा वगैरह में सीट रिजर्व किया गया है पॉलिटिकल जस्टिस देने के लिए, पंचायती राज में दिया गया है, समझ रहे। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या हुआ कि जो संसाधन है, आर्थिक संसाधन, उन पर विशेष इनका हितों को रक्षा किया जाए। और समाज में मतलब जैसे नौकरी में आरक्षण वगैरह सोशल जस्टिस में आता है, समझ। तो दिस द बेसिक पॉइंट, याद रहेगा आपको, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और ये ही हम अपने संविधान सभा कितने तारीख को, 26 नवंबर को 1949 को क्या करते हैं, एडप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, और अपने आप को आत्मर्पित करते हैं, अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं, और आत्मर्पित करते हैं, हमारे। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट, मतलब संविधान बनाया, अपने आप को सौंप दिया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी में आता है, बीपीएससी में भी आता है, यूपीएससी में भी आता है, और स्टूडेंट को जीएस में तो क्वेश्चन क्या आता है, प्रियम्बल पर क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन बैंक अगर देखो तो बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट भी ये रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को लाइएगा, दिखलाइएगा, देखेंगे जरूर इसमें है क्या, है कि नहीं। तो इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर है। तो उससे आपको और भी चीज पता लगेगा। जैसे भारतीय संविधान के इंग्रेडिएंट्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स का मतलब घटक बोल सकते हो, क्या ये जो है वो क्या है। बाय द वे, इससे इंग्रेडिएंट सबसे पहले तो ये पता लगता है इससे कि जो संविधान में सत्ता का स्रोत क्या है, यहाँ या संविधान में सत्ता का स्रोत है भारत के नागरिक, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जो हैं वह क्या है, सत्ता का स्रोत है। संविधान में सत्ता का स्रोत हम भारत के लोग हैं, हमारे के हमारे। और हमारा जो राज्य है उसका स्वरूप क्या होगा, सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। ये हमारा राज्य का स्वरूप होगा। और हमारा संविधान का उद्देश्य क्या होगा, हमारा संविधान का उद्देश्य समता सुनिश्चित करना होगा, न्याय सुनिश्चित करना होगा, समानता और बंधुता। और डेट किस तारीख को हमने इसको अपनाया है, तो 26 नवंबर 1949। ये सब उसके कॉन्स्टिट्यूट में इम्पोर्टेंट आइटम्स में, इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स में जो प्रियम्बल में देखने को मिलते हैं, क्लियर है। वी स्टार्ट ही होता है वी पीपुल ऑफ इंडिया, है ना, हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोग। और फिर अपने लास्ट में देखिए वी अडॉप्ट वाला, इनेक्ट एंड, मतलब अपने आप को आत्मर्पित कर देते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आपको ध्यान में रखना है। और सब जैसे भी आपको पता है डिक्लेरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिक्लेरेशन जो है ना, इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि वर्चुअली ये जो है, ये भारतीय संविधान में क्या चीज का डिक्लेरेशन किया गया है, सॉवर्निटी। तो सॉवर्निटी का मतलब क्या हुआ, सॉवर्निटी का मतलब हुआ आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक मामले में हम स्वतंत्र होंगे, अपने वैदेशिक मामले में स्वतंत्र होंगे, समझ रहे हैं। तो दिस इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब आंतरिक मामले, और एक्सटर्नल का मतलब वैदेशिक मामले में हम अपना वैदेशिक नीति बनाने,
अपने सिद्धांत उसके निर्धारित करने में स्वतंत्र हैं। किसी के दबाव, किसी का प्रभाव हम पर लागू नहीं होगा। हम अपने देश के मामलों का निपटारा करने में बगैर किसी दबाव का काम करेंगे। हमें अपना पूरा अधिकार है अपना जैसे चाहे से मैनेज करें। कई दफा आप देखते हो कि हमारे इंटरनल मैटर में कोई दूसरा देश दखलंदाजी करता है तो हमसे मना कर दिया है, दिस इज आवर इंटरनल मैटर, डोंट इंटरफेयर, हमारे बातों में आप इंटरफेयर मत करें, है कि नहीं, मना कर देते हैं कि नहीं। दिस इज द बेसिक पॉइंट। अभी आप देख रहे होगे जैसे हम लोगों ने जो इधर इजराइल के संबंध में, रूस के संबंध में, यूक्रेन के संबंध में जो तौर तरीका अपनाया, तो अपने स्वतंत्र होकर अपनाया, किसी के दबाव प्रभाव में आके नहीं अपनाया, है कि नहीं। कई दफा बहुत लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट भी किया, ऐसा नहीं वैसा होना, लेकिन जो हमें अच्छा लगा हमने किया, कि हमें समय और परिस्थिति की मांग लगी उसको हमने किया, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो समाजवादी शब्द, जैसे आप देखते हो कि ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, और जैसे आर्टिकल 39B हुआ, आर्टिकल 14, 16, ये कैसा है, इसमें जो भारतीय समाजवाद का जो स्वरूप है वो कैसा है, मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों का मिश्रण है। इसमें गांधीवाद के भी अंश मिलते हैं, ये कुटीर उद्योग देख लीजिए, गांधी पशुओं के प्रति विरुद्ध क्रूरता निवारण वगैरह का, पंचायती राज, महिला उत्थान वगैरह, और मार्क्सवाद मतलब समान काम के लिए समान वेतन वगैरह वगैरह, ये सब जो है दोनों का ब्लेंड है। तो भारत का जो समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों का इसमें सम्मिश्रण देखने को मिलता है। समझ रहे कि नहीं समझ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो सेकुलर, ये भी 42वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। और आप देखते हो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, समझ रहे हैं। और यहाँ पर दो तरह का सेकुलरिज्म हो सकता है, नेगेटिव सेकुलरिज्म एंड पॉजिटिव सेकुलरिज्म। नेगेटिव सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि हम धर्म को मानते ही नहीं, लेकिन ये बोलता है हम धर्म को मानते हैं लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। आपको धर्म मानना है मानिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राज्य का अपना धर्म नहीं होगा। और यहाँ क्या होता है, जैसे बहुत सारे कम्युनिस्ट कंट्री में क्या होता है, नेगेटिव सेकुलरिज्म होता है, समझ। यहाँ पर नेगेटिव सेकुलरिज्म नहीं है, यहाँ पॉजिटिव सेकुलरिज्म। क्लियर है कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म, नॉट नेगेटिव सेकुलरिज्म। अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक, हम लोग डेमोक्रेसी में भी खास डेमोक्रेसी अपना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और आर्टिकल 51 में 75 में क्या बोलता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ रहे हैं। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। और ये जो इसमें और देखते हैं पार्लियामेंट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी जो इसको हमने फंडामेंटल राइट्स के द्वारा सुनिश्चित किया है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है जिसको हमने किसके द्वारा सुनिश्चित किया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के द्वारा। तो व्हेन वी टॉक ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, by structure we are parliamentary democracy, by feature we are having political democracy and social democracy, economic democracy। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमने कैसे अचीव किया है, आपको फंडामेंटल राइट से। और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे अचीव किया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। याद रहेगा, ठीक है। दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर। तो जब डेमोक्रेसी बोलते हैं भारत में, तो इसका तीन एस्पेक्ट हुआ कि भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप कैसा है, संसदीय लोकतंत्र। अमेरिकी लोकतंत्र का स्वरूप कैसा है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। इंग्लैंड के लोकतंत्र का स्वरूप कैसा है, संसदीय लोकतंत्र। लेकिन यहाँ पर दो और भी इसके इम्प्लीकेशन, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जिसको हमने फंडामेंटल राइट से किया है, और सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जिसको हमने किसके द्वारा प्राप्त किया है, डीपीएसपी के द्वारा। फिर आप देखते हो रिपब्लिक, जिसको गणराज्य कहते हैं। भारत एक गणराज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्टेड हेड होगा, इसका राज्य का प्रधान क्या होगा, निर्वाचित प्रधान होगा। राष्ट्रपति जो होगा वो वंशानुक्रम पे नहीं होगा बल्कि निर्वाचित होगा। और आप देखते हो भारत में निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, समझ रहे। और यहाँ पर तो मतलब क्या था, इसका क्या मतलब हुआ, जो इसका रिपब्लिक का एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो होगा, जो राजनीतिक सार्वभौमता किसमें होगा, लोगों के जनता में होगा। और दूसरा एक चीज और भी इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगा, सब बराबर होगा। समझ रहे कि न्याय विधि के समझ सभी बराबर होंगे, किसी के साथ समझ नहीं सकते। नो प्रिविलेज, प्रिवी कॉन्सेप्ट वगैरह टाइप की व्यवस्था भारत में नहीं मिलता है। तो ये जब व्हेन वी टॉक ऑफ रिपब्लिक, क्या इंग्लैंड रिपब्लिक है, नहीं।
समझ रहे, चाइना को रिपब्लिक बोलते हैं, अमेरिका को रिपब्लिक बोलते हैं, इंग्लैंड को रिपब्लिक नहीं बोलते, वहाँ मोनार्की है। वहाँ देखते हो अभी भी राजा वगैरह की व्यवस्था देखने को मिलता है। भारत में इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई राजा वजा नहीं है, यहाँ जनता राजा, जनता जनार्दन है। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट, याद रहेगा ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसको जरा देखिएगा, ठीक है ना। कि व्हेन वी टॉक ऑफ रिपब्लिक, जब हम रिपब्लिक बोलते हैं तो तीन तरह का एस्पेक्ट होता है कि राज्य का प्रधान जो निर्वाचित होगा, राजनीतिक संप्रभुता जनता में नहीं होगी, और किसी भी प्रिविलेज सुविधा संपन्न वर्ग नहीं होगा। और जस्टिस जब बोलते हैं, जस्टिस जो आपने लिया है, ये लिया कहाँ से लिया, रशियन रेवोल्यूशन से लिया। आर्टिकल 38 में इसका प्रावधान किया गया, और इसका जस्टिस का इम्प्लीकेशन क्या हुआ, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, और मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन तरह के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक। फर्स्ट दोनों को मिला दीजिए तो क्या मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये दोनों मिलकर के विवरणात्मक न्याय की बात करता है। सामाजिक आर्थिक न्याय, जैसे संसाधन का समाज के सभी वर्गों में समान रूप से बंटवारा हो, ताकि कोई किसी के प्रति उपेक्षा, अनदेखा जैसी प्रवृत्ति ना मिले। तो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की व्यवस्था करता है। समझ रहे हैं। लिबर्टी की जब बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो इसकी गारंटी फंडामेंटल राइट्स देता है, जीने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ये सब जो है आपको लिबर्टी का मिला हुआ है। और इक्वलिटी की जब बात बोलते हैं तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इक्वलिटी की बात करता है। क्लियर। इसके अलावा अनुच्छेद 356 में आपको मतदाता सूची है, सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार है, तो ये सब जो है इक्वलिटी सुनिश्चित करता है। और फ्रेटर्निटी जो सुनिश्चित करता है वो कहाँ, फ्रेटर्निटी आपने कहाँ से लिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। और आर्टिकल 3051A में इसका प्रावधान किया गया है फ्रेटर्निटी का। जो डीपीएसपी जहाँ पढ़ेगा ना, फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें आप देखेंगे कि बंधुता बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोविजन किए गए। तो आप देखते हो कि भारतीय प्रस्तावना में जो जो चीजों का उल्लेख किया गया है, उसका विभिन्न भागों में किस तरह से प्रावधान किया गया, कैसे सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया, उसके क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट है, उसका खुलासा किया गया। समझ में आया आपको। तो जब हम संप्रभुता की बात बोलते हैं तो कैसा संप्रभुता, आंतरिक मामले में और बाह्य मामले, दोनों मामले में हम संप्रभु। हम अपने आंतरिक व्यवस्था अपने हिसाब से करेंगे, अपना वैदेशिक नीति अपने हिसाब से तय करेंगे, किसी के दबाव बगैर हम नहीं आएंगे। समाजवादी का मतलब, यहाँ भारत में समाजवादी का मतलब हुआ कुछ मार्क्स के विचार, कुछ गांधी जी के विचार। ये मूल रूप से था नहीं, 20वां संविधान संशोधन से आया। जब हम सेकुलरिज्म की बात बोलते हैं तो हम पॉजिटिव सेकुलरिज्म की बात बोलते हैं, या 42वां संविधान संशोधन से है। और आर्टिकल 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लोगों को दिया गया है। कि जब हम लोकतंत्र की बात बोलते हैं तो हम संसदीय लोकतंत्र की बात बोलते हैं, और इसके दो विशेषता है, एक राजनीतिक लोकतंत्र जिसको हमने फंडामेंटल राइट से सुनिश्चित करने का प्रयास किया, और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र जिसको हमने राज के नीति निश्चितत्व के माध्यम से साधने का प्रयास किया। फिर नेक्स्ट है गणराज्य। तो गणराज्य का मतलब मैंने तीन आपको बताया। एक हुआ कि राज्य का जो प्रधान होगा वह निर्वाचित होगा, दूसरा जो राजनीतिक संप्रभुता होगी वो जनता में होगी, और तीसरा समाज में, देश में कोई भी ऐसा प्रिविलेज क्लास नहीं होगा, सब बराबर होंगे। फिर जस्टिस के बाद मैंने बताया कि जस्टिस के तीन एप्लीकेशन है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और दो जो फर्स्ट जो हुए सोशल और इकोनॉमिक के मिलकर डिस्ट्रीब्यूटिव बनते समझ। और नेक्स्ट आपको बताया, आपको क्या बताया आपको, लिबर्टी। लिबर्टी आप देखते हो मतलब मौलिक अधिकार के माध्यम, बहुत तरह का अधिकार जो आपको दिया गया है, समझ रहे हैं। मौलिक अधिकार में मतलब स्वच्छ कहीं रहने का, आने जाने का, बसने का, समझ रहे हैं। बहुत तरह के स्वतंत्रता दी गई, मुक्तता अधिकार को दिया गया वो, और धार्मिक स्वतंत्रता दोनों मिलकर लिबर्टी सुनिश्चित करते हैं। और इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक सुनिश्चित करते हैं इक्वालिटी समाज में। अनटचेबिलिटी का एक्ट इसी में समाप्त भी कर दिया गया, 325 और 326 भी जो है आर्टिकल ये इक्वालिटी सुनिश्चित करते हैं। फ्रेटर्निटी के लिए हमने 42वां संविधान संशोधन है, आर्टिकल 51A जोड़ा है, जो जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी का प्रावधान किया गया है।
इसमें विभिन्न प्रावधान है और वो इसको सुनिश्चित करते हैं कि भारत में जो आम जन है उनमें कैसे बंधुता, संप्रभुता वगैरह और देश की अखंडता एकता सुनिश्चित हो। जब आप अभी थोड़ा पहले देख रहे थे कि जब हम संप्रभुता की बात बोलते हैं तो भाईचारा का बात बोलते हैं तो उसमें किस तरह का आदमी की गरिमा की रक्षा, व्यक्ति की गरिमा का रक्षा हो, प्रतिष्ठा की रक्षा हो और देश की अखंडता एकता। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट जिसको भी हमने यहाँ पॉइंट आउट किया। तो इस प्रकार आप देखते हो कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना हुआ वह क्या है, बाय द वे वह मतलब मौलिक दर्शन हुआ और जो कह सकते हो मतलब कह सकते हैं फंडामेंटल वैल्यूज है। वह वैल्यूज कैसा है, पॉलिटिकल है, मॉरल है, रिलीजियस है, उसके जिस पर क्या है भारतीय संविधान टिका हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहा, वो कि भारत के गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या की नोट है, मुख्य स्रोत है, तौर तरीका बतलाता है, डायरेक्शन देता है। तो संविधान जो हुआ, संविधान का प्रस्तावना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। संविधान के प्रस्तावना में संविधान का निचोड़ मिलता है, मूल दर्शन का विज्ञान होता है, उसमें जो वैल्यूज है उस वैल्यू का उल्लेख मिलता है, राजनीतिक वैल्यू समझ रहे हैं, फिर कह सकते हैं मॉरल वैल्यू और रिलीजियस वैल्यू, उसका उल्लेख मिलता है। इस पे हमारा संविधान टिका हुआ है और वही जो है इंटर्न क्या करता है, हमारे गवर्नेंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन देता है और आधार प्रदान करता है। तो आज मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा था, फंडामेंटल Preamble. प्रीएम्बल डिस्कस कर, तो कोई और टॉपिक डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो इसके साथ ही हम क्लास को ही कंक्लूड करते हैं, फिर मिलते हैं कल अपने समय पे, ठीक है ना। Okay, sir. ओके सर। Thank you, sir. वेलकम ओके, थैंक यू सर। वेलकम। really